नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। बात करेंगे मॉक टेस्ट है दोस्तों, और मॉडल पेपर की बात करेंगे। आपकी हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी भाषा की बात करेंगे दोस्तों। अगर आपने लैंग्वेज में भाषा में हिंदी सेलेक्ट किया है, सभी लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अपना जो मध्य प्रदेश है, हिंदुस्तान है, वह आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होती दोस्तों, ख़ास तौर पर आपके एमपी में। और ये आपका दोस्तों 7वां मॉडल पेपर है, और आपके सिलेबस के अनुसार जो है सभी प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि टारगेट 30 में 30 है। चाहे हो वह आपका अपठित पद्यांश हो, गद्यांश हो, या आपके 15 बे 3 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न हो, पूरा कंसेप्ट रहने वाला है। ये मॉडल पेपर 7 है, और ये पेपर ही है दोस्तों जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाना है। और बेल आइकन पे आपके पिछले मॉडल पेपर के वीडियोज या लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं, चलिए आइए पद्यांश को देखेंगे। पद्यांश आपका अपठित पद्यांश है, और यह पद्यांश आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया दोस्तों। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान। और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इंसान बढ़ने लगा बेतहासा, अब कहाँ जाते जंगल। जंगली जानवर परिंदे प्रकृति किसी के साथ नहीं करते नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगली जानवर और परिंदे। तो ये मनुष्य का ही संबंधित है, ठीक है दोस्तों। इंसान से संबंधित है आपका पद्यांश है। इंसान कैसे आया धरती पर, और आज की डेट में इंसान क्या हो गया है, पूरा अपठित पद्यांश में लिया गया है। और ये आइए इन अपठित पद्यांशों को प्रश्नों में उतारेंगे। और प्रश्न यह है दोस्तों कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, उपरोक्त सभी है दोस्तों। तो धरती पर इंसान यानी कि धरती पर जब से इंसान आया है, इंसान आने के बाद जो है दोस्तों, इस पद्यांश के अनुसार आपके जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, और पक्षी, ये तीनों घटने लगे, क्योंकि पद्यांश में ही दिया गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे और देखिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, सबके बीच उतरा इंसान। जब इंसान धरती पे आया तो और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, ये तीनों घटने लगे इंसान के धरती पर आने पर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इस पद्यांश पर। अगला प्रश्न ले रहे हैं आपका इस पद्यांश से दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन की जैसे वीडियो आपकी क्लास से इंपॉर्टेंट है। इंसान बढ़ने लगा बेतहासा का भाव क्या होगा। एक लाइन आई है आपकी, इंसान बढ़ने लगा बेतहासा, इसका भाव क्या होगा दोस्तों। इसका भाव होगा इंसान खूब तरक्की करने लगा। बेतहासा का मतलब होता है इंसान जो है खूब तरक्की करने लगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वीडियो को इन तक जरूर देख के जाइए दोस्तों, क्योंकि वीडियो में ऐसे प्रश्न आए हैं आपके। कंसेप्ट पूरा पेपर है, 30 नंबर करके जाइए, देखिए आप 30 में से कितना सही कर पाते हैं। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है। जंगल के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, सभी के प्रति। तो आपके पद्यांश में आया है कि प्रकृति ना तो जंगल के प्रति, ना ही पशु पक्षी, ना ही इंसान के, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती। तो ये सभी के प्रति जो है प्रकृति नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं करती। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है इस पद्यांश से दोस्तों। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। अब देखिए, कविता के अंत में हम देखेंगे क्या व्यंग किया गया है। व्यंग यह किया गया है दोस्तों कि इंसानों के भीतर उतरने लगे जंगली जानवर और परिंदे। यह एक व्यंग मारा गया है इंसानों पर, ठीक है दोस्तों, यह व्यंग मारा गया है। तो यह जो व्यंग है प्रकृति के किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है, ये जानना जरूरी है। तो प्रकृति किसके पास, ये तो सभी लोग जान गए हैं, लेकिन कविता के अंत में जो व्यंग किया गया है, ठीक है, प्रकृति के इंसानों के प्रति नाइंसाफ़ी की व्यंग की गई है। इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है। इंसानों के भीतर जंगल की तरह पेड़ उगाए हैं, ये इंसानों ने जंगल उगना शुरू कर दिया है। तो आपको जो मैं एक लाइन दिखाया था कि इंसानों में अब इंसानियत जो है खत्म हो गई है, तो आपका सेकंड लाइन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और यही आपका पद्यांश कह रहा है आपका, और यही पद्यांश में लिखा गया है कि अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है। अब कहाँ जाते जंगल एक लाइन आई है, इसका भाव क्या है दोस्तों। इसका भाव क्या है, तो इसका भाव यही होगा कि अब जंगल समाप्त होने लगे हैं। अब कहाँ जाते जंगल का भाव यही है कि अब जंगल जो है आपके समाप्त होने लगे हैं। और अगला प्रश्न यही है
कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जंगल की पर्यायवाची आपको व्याकरण से एक प्रश्न लिया गया है, तो जंगल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि निगेटिव प्रश्न पूछ लिया गया। देखिए कानन, वन और अरण्य ये सभी जंगल के पर्यायवाची होंगे, लेकिन जो बगीचा दिया है, बगीचा जो है आपका जंगल का पर्यायवाची नहीं कहलाएगा। ठीक है, बगीचा एक सीमित होता है और जंगल में सभी लोग समझ सकते हैं कानन, वन और अरण्य ये आपके जंगल के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका बगीचा जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि आपने वन, अरण्य और ये बगीचा नाम सुना होगा। कानन बहुत कम लोग सुनते हैं, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे पहले और थर्ड में। तो राइट ऑप्शन आपका अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात आती भैया अपठित गद्यांश की बात आती है। अपठित गद्यांश में आप देखेंगे शिक्षक भर्ती में पूछा गया आपका अपठित गद्यांश है, और ये गद्यांश महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके शिक्षक भर्ती में एक गद्यांश पूछा गया है, इसलिए ये गद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सिलेक्शन की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं इस गद्यांश को कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। तो शिक्षा से संबंधित ये आपका गद्यांश है, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो पहुँच कर। इसके बाद मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर अपलोड करूंगा और इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है? जब भी भारत में की जाती है दोस्तों शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है इस गद्यांश में। दोस्तों भारत में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या ना हो, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता आपका असंदिग्ध हो। ठीक है, तो आइए आंसर देख लेंगे क्या है। भारत में शिक्षित व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? पूर्ण रूप शिक्षित से होती है, अंग्रेजी में निपुण से, अपनी मातृभाषा में दक्ष से, भाषाओं की ज्ञाता से। तो अपनी मातृभाषा में दक्ष से होती है, यानी राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या होगा। प्रश्न दिया गया है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना होती है? अशिक्षित वर्ग में, कमजोर वर्ग में, अत्यंत शिक्षित वर्ग में। देखिए भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति जो है समाज में जो वर्गों में अरुचि की भावना होती है, तो वह वर्ग कौन सा है दोस्तों? तो वह वर्ग है आपका कौन सा होता है जिसमें आपके समाज, देखिए भारतीय भाषा के साहित्य के प्रति जो है समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना होती है? कमजोर वर्ग में आपके देखिए होती है, यह आपके अत्यंत सुरक्षित वर्गों में होती है, धनी वर्ग में होती है, अनिश्चित वर्ग में। तो आपने जब इस गद्यांश को हमने पढ़ा दोस्तों, जब पढ़ा तो हमने देखा कि जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा, वह आपका क्या हो जाएगा? अत्यंत सुरक्षित वर्गों में होती है, क्योंकि भाषा वही समझ पाते हैं जो शिक्षित वर्ग होते हैं। इस गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक इनमें से क्या हो सकता है? जब हमने इस गद्यांश को पढ़ा और शिक्षा के संबंधित दिया गया है दोस्तों, तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक होगा वह होगा मातृभाषा का महत्व दिया गया है दोस्तों। संसार शब्द का समानार्थी क्या होगा? व्याकरण की बात आती है दोस्तों। संसार शब्द का समानार्थी आपका पूछा गया है शब्द क्या होगा? राष्ट्र होगा, देश होगा, समाज होगा, जगत होगा। तो संसार शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन देखेंगे तो आपका जगत होगा। भारतीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? जब भी भारतीय शब्द की बात की जाए अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि भारतीय शब्द आपके इस गद्यांश में आया है दोस्तों, तो भारतीय प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? भारतीय में भारत और ई आपका प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई प्रत्यय हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए ठीक है, असत्य कथन बताना है तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अन्य देशों में लोग अपने घरों में अपनी मातृभाषा के लेखकों की पुस्तकें रखते हैं, ये बात सही है। भारत के उच्च शिक्षित घरों में भौतिक सुविधाओं की हर प्रकार की सामग्री हो सकती है। भारत के लोग अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी से कम महत्व देते हैं, ये इस गद्यांश में दिया गया है। और भारत में उच्च शिक्षित लोग अपने घरों में हिंदी भाषा की पुस्तकों को रखना चाहते हैं। भारत के उच्च शिक्षित लोग, देखिए जो उच्च शिक्षित लोग होते हैं अपने घरों में हिंदी भाषा की पुस्तक कम रखना चाहते हैं। तो सेकंड लाइन आपका सत्य है इस गद्यांश के अनुसार। और अगला प्रश्न लेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है। जय हिंद मित्रों, सभी शिक्षक बंधुओं को एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। भारतीय लेखकों की समस्या क्या है इस गद्यांश के आधार पर? तो भारतीय लेखकों की समस्या यही है कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर लोग प्रायः उन्हें नहीं पढ़ते हैं।
भारतीय लेखकों की यही समस्या है, जो लेखक है, जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उन लेखकों को नहीं पढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का उच्च शिक्षित वर्ग किस भाषा में गद्य या पद पढ़ना पसंद करता है? उच्च शिक्षित वर्ग किस गद्य पद में, ठीक है, यानी कौन से भाषा में करना चाहता है? वो जो उच्च शिक्षित वर्ग होता है वह किस भाषा में गद्य पद पढ़ना पसंद करता है, लाइक करता है? तो वह आपका है, आपका अंग्रेजी भाषा में पढ़ना लाइक और पसंद करता है। और आपका इस गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से अभिव्यक्त हो सकती है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा उस समाज की अपनी भाषा से। देखिए दोस्तों, जो अपठित गद्यांश पद्यांश है ये आपके एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर से आपके लिए जा रहे हैं, यानी कि पिछले आपके टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछा गया अपठित गद्यांश पद्यांश है। आइए बेहतरीन लाजवाब प्रश्न शिक्षण शास्त्र के देखेंगे, और शिक्षण शास्त्र के ये भी प्रश्न आपके किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं या आपके एग्जाम के दृष्टि से संभावित प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, इन बेहतरीन प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे। और प्रश्न लाजवाब है। लाजवाब प्रश्न इसलिए दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हैं जब प्रश्न लाजवाब होता है तो समझ में भी लाजवाब आता है, और जब समझ में आता है तो भैया सिलेक्शन जरूर होता है। प्रश्न आइए देख लेते हैं। प्रश्न यह है दोस्तों, प्रश्न यह है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? देखिए आपकी कक्षा क्या कैसी है, बहुसांस्कृतिक कक्षा है दोस्तों, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के शिक्षक हैं, और भाषा के शिक्षक होने के नाते आप किस बात को महत्व देंगे? बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है दोस्तों। तो किस बात को आप महत्व देंगे हमें कमेंट के द्वारा बताएं। आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों को देखकर ही आपको आंसर बताना है कि क्या सही होगा दोस्तों। तो फटाफट हमें कमेंट के माध्यम से बता दें कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न यह है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों सामना करते हैं दोस्तों? क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, इसलिए वे कठिनाइयाँ का सामना करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? सबसे कम महत्व देंगे, अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट। तो एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे दोस्तों? तो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। देखिए भाषाओं में अंतर और समांतर बताना, विश्लेषण करना, यह बहुभाषी कक्षा के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न क्या है, बहुभाषिकता। देखिए बहुभाषिकता की जब भी बात आती है, बहुभाषिकता की जब भी बात होती है दोस्तों, क्योंकि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है आपका बहुभाषिकता, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या प्रश्न आपका सीटेट में पूछा गया है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, जब भी एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? वहाँ पर यह होता है कि संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। जब एक से अधिक भाषा का प्रयोग होता है तो वह आपके संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, स्क्रीन पर देखिएगा प्रश्न, सभी प्रश्नों को। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, जब भी आपकी बहुभाषिक वाली कक्षा हो, बहुसांस्कृतिक वाली कक्षा हो, तो उस पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए जब भी मैं बात करता हूं दोस्तों आपके बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा वालों में, तो बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कौन होती है दोस्तों? तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा होती है वह होती है समान हो सकती है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, क्योंकि अधिकतर जो होती है प्राथमिक में आपकी होम भाषा यानी मातृभाषा में सबसे ज़्यादा पढ़ाई के लिए किया जाता है कि बच्चे ज़्यादा उत्सुक होते हैं, आकर्षित होते हैं। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः देखिए हमारी कक्षाओं में क्या होता है, बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अपनी भाषा होम लैंग्वेज जो होती है मातृभाषा अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसके आधार पर जो आपका ऑप्शन होगा वही होगा कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। दोस्तों बोलना कौशल दिया गया है, ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि बोलना कौशल में सबसे जो सर्वाधिक महत्व होता है वह क्या होगा। तो राइट आंसर जान लेते हैं क्या होगा, क्या है, समझ कर बोलना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखिए जब भी आपके मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जाती है, जब भी मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जाती है दोस्तों, उसमें देखिए शुद्धता, प्रवाहमयता और अवसरानुकूल होना चाहिए, लेकिन श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी कि आपका नेगेटिव प्रश्न है। तो विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना नहीं है आपका। बाकी जो बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित हो, यह आपका मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण का उद्देश्य है। छात्रों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना ये भी है, और आपका बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना या सिखाना ये भी है। लेकिन आपका जो नहीं है वह विषय की अनुकूलता से अधिक भाषा शैली को महत्व देना, ठीक है, राइट आंसर आपका हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह यह होता है कि अर्थ की अपेक्षा उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न लाजवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि श्रवण कौशल के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी होती है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रवण शिक्षण की बात की जाती है दोस्तों, ठीक है। ऐसी कौन सी आपकी जो शिक्षण विधि है जो श्रवण कौशल के लिए के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर जान लेते हैं। प्रश्नोत्तर, सस्वरवाचन, भाषण, यह आपका उपरोक्त सभी होगा। तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आपको मौका दिया जा रहा है दोस्तों कि आप लोग भी बता सकते हैं, आप लोग भी यहाँ पे अपना आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, आप लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं दोस्तों। तो राइट आंसर जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा उपरोक्त ये सभी हो गए। प्रश्नोत्तर भी होगा, सस्वरवाचन भी होगा और भाषण भी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोलना कौशल की विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। जब भी बोलने कौशल की बात की जाती है, इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो सिद्ध हो सकता है वह आपका हो जाएगा परस्पर वार्तालाप हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है कि परस्पर बातचीत मुख्यतः जो है किस पर होती है। सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है, पढ़ने लिखने में सहायक होती है, समय की बर्बादी में या अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो परस्पर जो बातचीत होती है वह मुख्यतः दोस्तों सुनने और बोलने के कौशलों में विकास में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। जब भी दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जाती है, जब भी मौखिक अभिव्यक्ति विशेषता की बात की जाती है तो वह हो जाता है आपका, देखिए, स्वाभाविकता भी होगा, स्पष्टता भी होगा और बोधगम्यता भी होगा। तो मौखिक अभिव्यक्ति में जो विशेषताएं होती हैं, स्वाभाविकता की विशेषता, स्पष्टता की, बोधगम्यता की, यानी ये सभी हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास बहुत ही लाजवाब रही है, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार और स्नेह मिल रहा है, क्योंकि सिलेक्शन ही वो, क्योंकि अगले साल हमें सिलेक्शन चाहिए और आप एक सरकारी सीट में हो और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्योंकि एक नींव मजबूत कर रहे हो। और शिक्षकों का जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में बहुत ही बड़ा है दोस्तों। सभी आप भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमन है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।